नमस्कार, मैं संदीप कुमार स्टार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद के लॉन्ग प्रश्नों को देखेंगे कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछने की संभावनाएं हैं। ठीक है, ऐसे तो लॉन्ग प्रश्न इस चैप्टर में ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी उसको देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। और अगर इससे पहले इस चैप्टर के आप लेक्चर्स वीडियो नहीं देखे हैं, टॉपिक वाइज वीडियो नहीं देखे हैं, तो उसको जरूर देखें और ऑब्जेक्टिव देखें, फिर शॉर्ट क्वेश्चन देखें, फिर लॉन्ग क्वेश्चन देखें। उसके बाद ओवरऑल ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से पूरा वीडियो देखते जाएं। हम लोग पूरे चैप्टर्स को ऐसे ही चैप्टर वाइज, पहले लेक्चर वाइज चीज़ों को कवर करना, फिर ऑब्जेक्टिव कवर करना, फिर शॉर्ट क्वेश्चन, फिर लॉन्ग क्वेश्चन, पूरे तरीके से। अगर आप केवल वीडियोस भी लगातार देख लेते हो ना, अगर लास्ट समय है, समय ज़्यादा नहीं है, नोट्स भी नहीं बनाते हो, केवल लगातार वीडियोस भी देख लेते हो, तो एकदम सब चीज दिमाग में बैठ जाना है, एकदम बैठ जाना है। क्योंकि सोशल साइंस रटना भी नहीं होता है ना, बस समझ जाओ कहानियां कि क्या कैसे और किस तरीके से। एग्जाम में जैसे भी क्वेश्चन आए आप जवाब लिख के चले आओ, एकदम क्लियर हो जाएगा पूरे तरीके से। टेंशन काहे लेना जी, एग्जाम टफ थोड़ी है, हम दिमाग में टफ बना लेते हैं। एग्जाम तो झुंझुना है, बस बजाने आना चाहिए, जाना है बजा के चले आना है, और बजाना हम सिखा ही रहे हैं। आइए चलिए देखते हैं। देखिएगा, हिस्ट्री चैप्टर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद वीवीआई लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, और ये हम, अरे सर डन को, अरे मूछ बनाने की ट्राई कर रहे थे, थोड़ा बेहतर मूछ दिखता। चलो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है यूटोपियन समाजवादियों के विचारों का वर्णन करें। यूटोपियन समाजवादी हम आप लोग को बताए थे, हाँ आप लोग को बताए थे हम कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से समाजवाद को दो भागों में बांटा गया है। एक कार्ल मार्क्स के पहले का समाजवाद और एक कार्ल मार्क्स के बाद का समाजवाद, पूर्व या पश्चात भी कहते हैं उसको। कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवाद को यूटोपियन या स्वप्नदर्शी समाजवाद कहा जाता है, और उसके कुछ विचारक हैं जिनके विचारों के बारे में इस क्वेश्चन में पढ़ना है। और कार्ल मार्क्स जब समाजवाद में एंटर करते हैं तो उनके बाद के समाजवाद को, ठीक है, उनके पश्चात के समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से जाना जाता है। पर इसमें वैज्ञानिक के बारे में नहीं पढ़ना है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है यूटोपियन, जिसको स्वप्नदर्शी भी कहते हैं, यानी यूटोपियन या स्वप्नदर्शी समाजवादियों के विचारों का वर्णन करें। यानी कौन कौन से यूटोपियन समाजवादी थे और उनके विचार क्या थे। मुख्य रूप से विचार अच्छे से देखेंगे, विचार ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और शॉर्ट में भी। शॉर्ट में ये भी पूछ देता है मुख्य रूप से यूटोपियन समाजवादियों के नाम बताइए, तो आप ध्यान रखेंगे, इसको समझेंगे। क्या कह रहा है उत्तर में, कह रहा है यूटोपियन यानी स्वप्नदर्शी समाजवादी और उनके विचार जो निम्न हैं। ठीक है, पहला यूटोपियन यानी स्वप्नदर्शी समाजवादी कौन है भाई, तो सेंट साइमन, जो फ्रांस से संबंध रखते हैं। लेक्चर वाले वीडियो में इनका फोटो भी डाले हैं, तो जाके देख लेंगे उसमें। सेंट साइमन जो फ्रांस से संबंध रखते हैं, इनके विचार क्या है भाई, तो देखेंगे। इनका मानना था कि राज्य एवं राज्य को इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बदले मिलजुल कर प्राकृतिक का दोहन करें। यानी सेंट साइमन एक ऐसे यूटोपियन समाजवादी थे जिनका विचार क्या था, वो चाहते थे एक ऐसा समाज, एक ऐसा राज्य संगठित हो, बने, जिसमें लोग एक दूसरे का शोषण ना करें, लोग एक दूसरे से मिलजुल कर प्राकृतिक का इस्तेमाल करें, प्रकृति का शोषण करें, दोहन करें। ठीक है, यहाँ पे दोहन का मतलब इस्तेमाल है कि प्राकृतिक का इस्तेमाल करें साथ मिलकर, ना कि एक दूसरे को लूटने के चक्कर में पड़े। ठीक है,
समाज को निर्धन वर्ग के लिए कार्य करना चाहिए। और इनका ये भी मानना था कि समाज को पूरे मिलजुल कर जो भी निर्धन वर्ग हैं यानी गरीब लोग हैं उनके लिए काम करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। इन्होंने घोषित किया कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार। आगे यह नारा समाजवाद का मूलभूत नारा बना। यानी उन्होंने ये एक प्रकार का नारा घोषित किया, क्या? प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार। ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर एग्जाम में पूछ दे ऑब्जेक्टिव में कि प्रत्येक को उसके क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार, ये नारा किसने दिया था? तो सेंट साइमन ने दिया था। और ये नारा बाद में समाजवाद का मूलभूत नारा भी बना था। तो ये सेंट साइमन पहले यूटोपियन विचारधारक थे और उनके विचार। दूसरे कौन थे हैं भाई? चार्ल्स फॉरियर। इनका भी संबंध फ्रांस से था। इनके विचार क्या थे भाई? तो देखिए कह रहा है यह आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी था। यानी फॉरियर जो थे आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी थे। उनके लिए आजकल के जो उद्योग धंधे हैं वो अच्छे नहीं हैं। वो कहा करते थे कि झूठ मूठ के मजदूर लोग अपने गांव वगैरह को छोड़ के शहर को आगे बढ़ाने के लिए शहर में आते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनके लिए इतना मेहनत करते हैं और उसके बदले उनको 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। उससे अच्छा वो अपने गांव में ही रह के, अपनी जगह में ही रह के अपने हिसाब से जो बेहतर हो सकता उसको करने की कोशिश करते हैं। इनका मानना था कि श्रमिकों को छोटे नगर अथवा कस्बों में काम करना चाहिए। यानी अपने छोटे नगरों और कस्बों में ही काम करने चाहिए, बड़े शहरों में आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे उनका केवल शोषण ही होता है और कुछ नहीं। तीसरे लुई ब्लां, ये यूटोपियन समाजवादियों के क्या विचार थे भाई? देखिएगा, कह रहा है एकमात्र यूटोपियन चिंतक जिसने राजनीति में भी हिस्सा लिया। उसका मानना था कि आर्थिक सुधार को प्रभावकारी बनाने के लिए पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक है। एकमात्र यूटोपियन समाजवादी जिसने राजनीति में भी भाग लिया। और ये राजनीति में क्यों जाता है? क्योंकि इसका मानना था कि अगर समाज को बेहतर करना है, समाज के आर्थिक व्यवस्थाओं को सुधारना है, तो हमें पहले राजनीति को सुधारना होगा। अगर राजनीति सुधरेगी तो आर्थिक व्यवस्था खुद ब खुद सुधर जाएगी। कहने का मतलब है अगर राज करने वाले लोग अच्छे हो तो व्यवस्था चलाने वाले लोग तो ऑटोमेटिक अच्छे हो जाएंगे ना, क्योंकि उन्हीं के इर्द गिर्द में तो व्यवस्थाएं चलती हैं। और चौथे यूटोपियन समाजवादी रॉबर्ट ओवन, जो ब्रिटिश उद्योगपति थे। ये ऑलरेडी उद्योगपति भी थे, यानी पूंजीवादी लोग थे, पर ये समाजवाद के विचार को बहुत अच्छे से फॉलो करते थे, उसको मानते थे। कह रहा है इनका मानना था कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। यानी जो श्रमिक संतुष्ट है अपने कमाई से, अपने पैसे से, अपने काम से, वही असली श्रमिक है, वही किसी भी काम को बेहतर ढंग से कर सकता है। नहीं तो अगर श्रमिक संतुष्ट नहीं है, काम करने वाले लोग खुश नहीं है, तो वो एक तरीके से अच्छा काम करने वाला नहीं है। आप कितनों जबरदस्ती काम करा लीजिए, आपका काम उतने बेहतर तरीके से तो नहीं होगा। इसीलिए आजकल देखिएगा ज़्यादातर बड़ी बड़ी कंपनियों के जो भी मालिक होते हैं अपने यहाँ काम करने वाले लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं, और अगर छोटे स्तर पे नहीं भी तो बड़े बड़े पोस्ट पे जो लोग हैं उनको खुश करने की कोशिश करते हैं। गाड़ी गिफ्ट करते हैं, घर गिफ्ट करते हैं, उनका स्वास्थ्य अपने जिम्मा पर ले लेते हैं, वीकेंड में 2-3 दिन की छुट्टी दे देते हैं, या साल में एक आध पैकेज दे देते हैं विदेश का घूमने जाने के लिए, जिससे वो अपने काम से संतुष्ट हो। और जब वो अपने काम से संतुष्ट होंगे तो इसमें 100% डालेंगे, जिससे कंपनी को उससे ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, इसी आधार पर उनका कहना था कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। और यह सभी यूटोपियन चिंतकों ने वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग समन्वय पर बल दिया। और ये सभी लोगों ने मिलकर, ये जितने भी थे, ये सभी लोगों ने वर्ग संघर्ष यानी आपस में लड़ाई को छोड़कर आपस में मिलजुल कर समन्वय करके उस पर ज़्यादा जोर दिया। परंतु यह अपने आदर्शों में उतना सफल नहीं हो पाए। लेकिन ये लोग जो इनका थॉट प्रोसेस था समाजवाद को स्थापित करना, उसमें पूरे तरीके से सफल नहीं हुए। पर
प्रयास किया, जिसके बाद मार्क्स इनकी विफलताओं से सबक लिया और आगे बढ़ा। पर इन्होंने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया और जो कार्ल मार्क्स, यूटोपियन समाजवाद के बाद जो कार्ल मार्क्स आया, उसने इनकी विफलताओं से सबक लिया, देखा, सीखा, जाना और आगे बढ़ा और आगे और बेहतर किया समाजवाद के अंदर। ठीक है, तो ये थे यूटोपियन समाजवादी और उनके विचार, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अरे लॉन्ग है ना तो बड़ा बड़ा होगा, इसीलिए कह रहे हैं इसको समझोगे, रटने की कोशिश करोगे, रटाएगा नहीं, समझे रहोगे, कहानियां ध्यान रहेंगी, केवल नाम याद रहेंगे चार तो चलेगा, आप अपने मन से लिख दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेनिन के जीवन एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। यानी जो लेनिन था, ठीक है, जो उनके जीवन के बारे में और उसके उपलब्धियों के बारे में वर्णन करना है, तो ध्यान से समझेंगे। ये भी क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। ठीक है, शायद 2 स्लाइड में है, 2 स्लाइड में है, तो ध्यान से समझेंगे। अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ भी लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कह रहा है रूसी इतिहास में, या जो ट्यूशन के बच्चे हैं, जो क्लास के बच्चे हैं, वो क्लास में आके भी पूछ लेंगे, उसमें कोई सोचेंगे कि यार सर इतना लंबा था नहीं समझ में आया, तो पूछ लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, अब पूछो तो सही लल्ला, हम मना करें बताने से तब तो, अब पूछते ही नहीं हो, बुरी बात तो ये है। अब पूछोगे तब जब पढ़ोगे, बच्चे पढ़ते ही नहीं है तो पूछेंगे कहां से? हाँ, जो पढ़ते हैं वो पूछते ही है। ठीक, कह रहा है रूसी इतिहास में लेनिन का महत्वपूर्ण स्थान है। यानी रूस के इतिहास में लेनिन का बहुत बड़ा स्थान है। वो बोल्शेविक क्रांति का प्रेरणता था। यानी बोल्शेविक क्रांति जो रूस के अंदर दूसरी क्रांति थी, उसका प्रणेता का मतलब मुख्य व्यक्ति था। उसका जन्म 10 अप्रैल 1870 को वोल्गा नदी के किनारे स्थित सिमब्रस्क नामक गांव में हुआ था। वो आरंभ से ही विद्रोही था। लेनिन जारशाही का कट्टर दुश्मन था। विद्रोही का मतलब ऐसा नहीं कि किसी के विद्रोह में था, वो जारशाही का विद्रोह था, यानी राजा का जो जबरदस्ती शासन था ना, उसका विरोधी था, उसका कट्टर दुश्मन था। वो बोल्शेविक दल का सदस्य बन गया। लेनिन ने 1905 की रूसी क्रांति में भाग लिया। यानी 1905 में जो रूसी क्रांति हुई थी, जिसमें खूनी रविवार की घटना हुई थी और जिसमें जो जापान और रूस के युद्ध के फलस्वरूप हुआ था, उस क्रांति में भी लेनिन ने भाग लिया था। कह रहा है 1905 की रूसी क्रांति में भी भाग लिया। क्रांति असफल हो गई और उसे रूस छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि वो क्रांति असफल हो गई। वही खूनी रविवार हुआ तो असफल हो गई। 1917 की रूसी क्रांति के समय जर्मनी की सहायता से वो रूस पहुंचा। फिर बाद में 1917 में जब क्रांति हुई थी फरवरी मार्च की, उस समय वो जर्मनी की सहायता से कहां पहुंचा? रूस पहुंचा। उसने रूस पहुंचकर बोल्शेविक दल का कार्यक्रम स्पष्ट किया। यानी वो रूस पहुंचा और बोल्शेविक दल को क्या करना है आगे, उनका कार्यक्रम स्पष्ट किया। लेनिन ने 3 नारे दिए, भूमि, शांति और रोटी। ध्यान रहे, एग्जाम में पूछता है भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया था ऑब्जेक्टिव में, तो लेनिन ने दिया था। 3 नारे दिए, भूमि, शांति और रोटी। ठीक है, भूमि किसानों को, शांति सेना को, यानी ज़्यादा लड़ाई पीट ना करे, शांति से वो अपना काम करे, किसानों को भूमि मिल सके, और रोटी मजदूरों को। इस नारे का मतलब था इसका। ट्राटस्की के सहयोग से उसने केरेंस्की की सरकार का तख्ता पलट दिया। यानी ट्राटस्की का सहयोग लिया, उसको अपना प्रधानमंत्री बनाया था, और उसकी सहायता से जो केरेंस्की की सरकार थी फरवरी मार्च में बनी थी, उसका तख्ता पलट कर दिया। लेनिन नई बोल्शेविक सरकार का अध्यक्ष बन गया। उसका उद्देश्य रूस का नव निर्माण करना था। यानी वो चाहता था रूस को बेहतर तरीके से एक नया निर्माण कर दे, बदल दे उसको। लेनिन की उपलब्धियां, सर्वप्रथम लेनिन ने, अब ये लेनिन की उपलब्धियां बेसिकली वो लेनिन के बारे में था, ये लेनिन की उपलब्धियों के बारे में। लेनिन की उपलब्धियां, सर्वप्रथम लेनिन ने जर्मन के साथ युद्ध बंद कर दिया।
यानी जर्मन और रूस की लड़ाई बंद कर दी। 1918 में जर्मन के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि की। ये भी पूछता है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन किन देशों के बीच में हुई थी, तो रूस और जर्मन के साथ। कब हुई थी, तो 1918 में हुई थी। उसने राष्ट्रीयता का सिद्धांत अपनाया, साम्राज्यवाद विरोधी नीति अपनाई, चेका और लाल सेना की सहायता से क्रांतिकारियों का दमन किया, यानी जो भी विरोध कर रहे थे तो चेका बनाया था जो गुप्त पुलिस का दल था, लाल सेना जो बाहर के विरोधियों से लड़ने के लिए था, क्रांतियों का दमन किया। बोल्शेविक सरकार ने नई आर्थिक नीति लागू की 1921 में, नई आर्थिक नीति लागू की जिसके तहत देश की सारी संपत्ति तथा उत्पादन और वितरण के समस्त साधनों पर सरकार का आधिपत्य हो गया, और उस नीति के तहत बहुत सारी चीज़ों पर सरकार का मालिकाना हक हो गया। स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिया गया, यानी महिलाओं को भी सम्मान मिला। धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाई गई कि धर्म के अनुसार लड़ाइयाँ नहीं होगी, धर्मनिरपेक्ष नीति अपनाई गई कि राष्ट्र का कोई बहुमूल्य धर्म नहीं होगा, जनरल होगा, जिसको जो धर्म मानना है मान सकता है। निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। लेनिन ने प्रशासनिक सुधार कर पुराने नौकरशाह को हटा दिया। आर्थिक सुधारों के लिए 1921 में नई आर्थिक नीति अपनाई गई, और फिर ये नई आर्थिक नीति है, वो पुरानी आर्थिक नीति थी। 1921 में नई आर्थिक नीति अपनाई गई, नौकरशाही प्रशासन व्यवस्था को सुधारा गया। ठीक है, इस प्रकार उन्होंने रूस का नवनिर्माण किया और 1924 में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये मुख्य रूप से उसकी उपलब्धियां हैं, जर्मन के साथ संधि करना, ठीक है, क्रांतिकारियों का दमन करना, चेका बनाना, लाल सेना का गठन करना, नई आर्थिक नीति की स्थापना करना, समाजवाद की बेहतर ढंग से स्थापना करना, ये इनकी उपलब्धियां हैं लेनिन की। और ये जो है वो लेनिन के बारे में एक शॉर्ट रिव्यू है। तो अगर लेनिन की उपलब्धि केवल पूछे तो आप ये लिख दोगे, और लेनिन के बारे में पूछे तो आप ये लिख दोगे शॉर्ट में भी। तो ध्यान रखिएगा ये सारे प्रश्नों को। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, क्या कह रहा है लॉन्ग में? तीसरा प्रश्न कह रहा है रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें, यानी रूसी क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा इसकी विवेचना करनी है। तो ध्यान देंगे, रूसी क्रांति कह रहा है रूसी क्रांति का प्रभाव, सिंपल सा ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी था। रूसी क्रांति का मेन प्रभाव यही पड़ा, लोग इससे प्रेरित हुए, सीखे, रूस के अंदर जार का निरंकुश शासन व्यवस्था खत्म हुआ, लोगों के अंदर ये आया कि रूस जब क्रांति कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग इसमें स्पष्ट कर लेते हैं। कह रहा है इस क्रांति के पश्चात श्रमिक तथा सर्वहारा, सर्वहारा वही श्रमिक, किसान और आम लोगों के समूह को सर्वहारा कहते हैं, सर्वहारा वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हो गई तथा इसने अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन को प्रोत्साहन दिया। यानी रूस की क्रांति के वजह से, रूसी क्रांति की वजह से ही रूस के अंदर श्रमिक सर्वहारा वर्ग की सत्ता स्थापित हुई, और इसने अन्य क्षेत्रों में भी अपना आंदोलन प्रोत्साहित किया लोगों को। रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के स्तर पर दो खेमों में विभाजित हो गया। यानी रूस की क्रांति हुई तो उसके बाद पूरा विश्व दो विचारधारा के खेमों में विभाजित हो गया, साम्यवादी विश्व एवं पूंजीवादी विश्व। क्योंकि अब कुछ लोग साम्यवाद को मानने लगे और आगे बढ़ने लगे, और पहले की व्यवस्था पूंजीवाद की थी, तो पूरा विश्व दो विचारधारा में विभाजित हो गया, साम्यवादी और पूंजीवादी। और यही विचारधारा की लड़ाई का देन है शीत युद्ध। इसके पश्चात यूरोप भी दो भागों में विभाजित हो गया, पूर्वी यूरोप एवं पश्चिमी यूरोप। सोचो, पूरा विश्व तो बटा ही, अलग अलग देश, एक पर्टिकुलर देश दो भागों में बट गया ये विचारधारा को लेकर। वहां पे तो दीवार भी बन गई, जिसको बर्लिन की दीवार कहते हैं। यूरोप के देश के अंदर दीवार चल गई थी 150 किलोमीटर की लंबी, कि हम पूंजीवाद को मानते हैं, हम समाजवाद को मानते हैं। सोचो विचारधारा की लड़ाई कितनी तगड़ी होती है। पूर्वी यूरोप एवं पश्चिमी यूरोप, कह रहा है धर्म सुधार आंदोलन के पश्चात
और साम्यवादी क्रांति से पहले यूरोप में वैचारिक आधार पर इस तरह का विभाजन नहीं देखा गया था और अभी तक इस आधार पर विभाजन ऐसे विचारधारा के आधार पर, धर्म के आधार पर विभाजन, जात के आधार पर विभाजन अलग बात है, थॉट के आधार पर विभाजन, विचारधारा के आधार पर विभाजन पहली बार देखा गया, नहीं देखा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवाद विश्व तथा सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई और आगामी 4 दशकों तक दोनों खेमों के बीच शस्त्रों की होड़ चलती रही। यानी कहने का मतलब है द्वितीय विश्व युद्ध जैसे हुआ तो पूंजीवाद विश्व में मुख्य रूप से कौन सा देश आता था? यूएसए, और सोवियत रूस समाजवादी साम्यवादी विश्व, इन दोनों में शीत युद्ध स्टार्ट हो गया। और अभी बताएं थोड़ी देर पहले, पिछले वाले शॉर्ट वाले क्वेश्चन में, कि शीत युद्ध एक ऐसा माहौल होता है जिसमें लड़ाई होने की संभावनाएं होती हैं पर लड़ाई होता नहीं है, पर कभी भी लड़ाई हो सकती है, इसीलिए लोग हथियारों को इकट्ठा करते हैं। और वही हुआ था लगभग 4 दशकों तक, यानी 40-45 वर्षों तक, क्योंकि शीत युद्ध जो है वो चला था आपको 1945 से 91 तक, लगभग 45-46 सालों तक लड़ाई की एकदम संभावना थी कि कभी भी लड़ाई हो सकती है, पर लड़ाई होती नहीं है। पर उस दौरान लोग हथियारों के होड़ में, शस्त्रों की होड़ में लगे रहते हैं। वो अपना बंदूक, हथियार, बम बारूद बना रहा है, इकट्ठा कर रहा है, ये वैसे ही सेम कर रहा है, ठीक है, जिससे पूरा विश्व थोड़ा सा डरा और सहमा हो गया था, ठीक है। और ये लोग अपने देश के विकास के बारे में भी नहीं सोचते थे, केवल हथियार इकट्ठा करने के बारे में सोचते थे, समझे। कह रहा है रूसी क्रांति के पश्चात आर्थिक आयोजन के रूप में एक नवीन आर्थिक मॉडल आया। आगे पूंजीवाद देशों ने भी परिवर्तित रूप में इस मॉडल को अपना लिया। इस प्रकार स्वयं पूंजीवाद के चरित्र में भी परिवर्तन आ गया। बेसिकली कहने का मतलब है रूसी क्रांति के बाद आर्थिक योजना के रूप में एक नवीन आर्थिक मॉडल अपनाया गया। रूस के अंदर नया आर्थिक मॉडल आया, लेनिन लाया था जो, तो उसके बाद विश्व भी थोड़े धीरे धीरे उस मॉडल को अपनाने लगी और पूंजीवाद भी धीरे धीरे परिवर्तित होने लगा। इस क्रांति की सफलता ने एशिया और अफ्रीका के उपनिवेश मुक्त को भी प्रोत्साहन दिया, क्योंकि सोवियत रूस की साम्यवादी सरकार ने एशिया और अफ्रीका के देशों में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन को वैचारिक समर्थन प्रदान किया था। और इस क्रांति ने, रूसी क्रांति ने अफ्रीका और एशिया जैसे जो महादेश हैं उनके छोटे छोटे देशों को उपनिवेशों से मुक्त करने की एक वैचारिक शक्ति दी। वैचारिक शक्ति कैसे भाई? कि जैसे रूस वाले क्रांति करके खुद को बेहतर किए ना, या खुद को अपने बेकार के राजाओं से अलग कर लिए, इतना स्ट्रॉन्ग विचारधारा का क्या बोलते हैं उसका मुजारा दिखाया, मुजरा नहीं बोले हैं, ठीक है, सबूत दिखाया, ठीक है, एक वर्ड होता है शायद हमको ध्यान नहीं आ रहा है, तो वो दिखाया, सबूत दिखाया, जिससे अफ्रीका और एशिया के देश भी सोचने लगे कि हम भी कोशिश करें तो कर सकते हैं ऐसे। तो वही कह रहा है यहाँ पर कि राष्ट्रीय आंदोलन को वैचारिक समर्थन दिया, एक तरीके से विचार दिया कि आप भी लड़ सकते हैं। नेक्स्ट तो नहीं है, हाँ यही मुख्य रूप से 3 क्वेश्चन है, यही 3 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन अगर आना होगा तो आएगा। इसी के साथ हिस्ट्री चैप्टर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद के लॉन्ग प्रश्न का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को लिखेंगे, हम ट्राई करेंगे आपको उस डाउट को वहीं पे बता दें या नेक्स्ट वीडियो में बताएं, ठीक है। इसी के साथ नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।